तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली, और ये ख़राब परफॉर्मेंस के पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। मार्केट ख़राब है, इस वजह से मैक्सिमम कंपनीज़ में आज के दिन ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और उसी का पार्ट आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी रहती हुई दिखी थी। 3 से 4% की गिरावट आज के दिन इस कंपनी के शेयर में हमें विटनेस करने को मिला था। 4% ने 3-3.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। अब गिरावट ये कंपनी में नया भी नहीं है। हाल ही में कंपनी ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद मार्केट ने इस कंपनी को 4% तक तोड़ा था, क्योंकि Q4 के जो अर्निंग्स थे वो इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किए थे। अब देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, बट बिजनेस के हिसाब से अगर देखोगे तो कंपनी बहुत ही छोटी है। जो भी कंपनी के रेवेन्यू आपको दिखते हैं उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा रिलायंस के डिविडेंड्स की वजह से आता है। अब इस वजह से इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें जो कंपनी का स्टैंड अलोन इनकम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो जब ख़राब रिपोर्ट करता है तो इन्वेस्टर्स को ये कंपनी के अर्निंग्स डिसअपॉइंट करते हैं, जिसके बेसिस पे ये कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। अब इस बार के नंबर्स को अगर आप देखोगे तो उसमें जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट थे वो हमें 13.8% से गिरते हुए नजर आए थे, और कंपनी के बाकी के जो पैरामीटर्स थे उसमें भी कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई थी। तो इस वजह से नंबर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट को दिखे नहीं, और पिछले कुछ टाइम से लगातार कंपनी का जो ट्रेंड है वो वीक ही रहा था, क्योंकि 52 वीक हाई से 31.2% अभी कंपनी नीचे है। अर्निंग्स आने से पहले भी ट्रेंड वीक था, और वहाँ पर अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर दी थी। इस वजह से गिरावट हमें एज इट इज़ कंटिन्यू ही रहते हुए दिखने को मिली। बट ये गिरावट के बाद 2026 के फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट डेटा ये कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिला, और वो डेटा कुछ चीज़ें आपको चौंका सकता है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2026 में 72% से इसने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा दिखी है प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की बिजनेस की शुरुआत होती हुई दिखी थी, और प्रॉफिट कंपनी का इसलिए हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है क्योंकि अभी बिजनेस की शुरुआत है, तो कंपनी के एक्सपेंसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट कंपनी ज़्यादा करेगी अपने आप को फेमस करने के लिए, ताकि कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो अभी के टाइम पे प्रॉफिट मैटर ज़्यादा नहीं करने चाहिए, रेवेन्यू मैटर करने चाहिए, बट अभी मार्केट को प्रॉफिट भी मैटर कर रहा है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेंटीमेंट्स को समझो। बाकी अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, बट 2025 में 24 के मुकाबले आपको घटता हुआ देखने को मिला था। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। और 26 में 25 के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ दिखा है लगभग 10,000 करोड़ से। बट कंपनी का सिर्फ रिजर्व नहीं, कंपनी का डेट भी बढ़ा है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स देखोगे तो 25 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4,000 करोड़ के आसपास था। 25 में सीधा ये नंबर 5 गुना बढ़कर 21,768 करोड़ तक जा चुका है। और इसमें अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दोनों की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पूरा का पूरा है, यानी कि 21,768 करोड़ जो है इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको कंपनी ने ज़ीरो कर दिया है। बट ये जो डेट है वो पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी के जो अर्निंग्स आएंगे उसमें इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कंपनी के लिए, और इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को ना मिले। और प्रॉफिट्स अगर अच्छी नहीं आएंगी तो कंपनी के जो करंट वैल्यूशंस हैं उसमें थोड़े से इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से EPS डिसाइड होता है, और EPS डिसाइड करता है वैल्यूशन को और फेयर वैल्यू को, और दोनों चीज़ इस कंपनी का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बाकी अगर हम कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जो कि अप्रैल तक का है, वहाँ पर FIS के स्टेक्स हमें फिर से घटते हुए देखने को मिले हैं। Q4 में FIS ने अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किया था, बट Q1 का जो पहला महीना रहा है वहाँ पर FIS ने अपने स्टेक्स को फिर से रिड्यूस कर दिया है। और FIS ने ही नहीं, अगर हम DIS की बात करें तो उसने भी अपने स्टेक्स रिड्यूस किया है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपने स्टेक्स को रिड्यूस कर दिया है। तो सभी ने स्टेक रिड्यूस किया है, तो स्टेक गया किसके पास? तो स्टेक गया है दोस्तों शॉकिंग प्रोमोटर के पास।
प्रोमोटर ने 47.12% स्टेक्स ओन कर रखा था Q4 तक, जो कि बढ़कर 49.13% हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर हो तो। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है बीएससी लिमिटेड। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार अच्छा नहीं किया है, बट बीएससी की परफॉर्मेंस स्टिल काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिली है। और यह बेहतर परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो कंपनी के अर्निंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे पोटेंशियल से ग्रो करते हुए नजर आए हैं, जिसमें रेवेन्यू 50% से और प्रॉफिट 79% से ग्रो करती हुई नजर आई है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर दिखाता है बीएससी का। अब बीएससी के आने वाले क्वार्टर्स के जो अर्निंग्स हैं वो भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर को अगर आप देखोगे, यही टर्नओवर डिसाइड करता है कि नंबर्स कंपनी के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो दिखता है कंपनी का उसका 80% यहीं से आता है। तो इस वजह से इसके टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके टर्नओवर्स देखकर ही समझ जाओगे कि आने वाले अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं या ख़राब आ सकते हैं। तो Q1 में अप्रैल और मई और जून चलता है। अप्रैल का महीना तो ख़त्म हो चुका है, मई के महीने का डेटा हम देख लेते हैं। तो मई के महीने में जो टोटल टर्नओवर देखने को मिले हैं वो इतने देखने को मिले हैं, आप देख लो यहाँ पर। अप्रैल से ये नंबर अभी कम देखने को मिलेंगे क्योंकि मई का महीना पूरा ख़त्म होना बाकी है ना, इस वजह से। बट अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर्स की बात करें तो एवरेज डेली नॉशनल टर्नओवर अगर देखोगे इस बार का, तो वो इतना दिखेगा और पिछले बार का इतना दिखेगा। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो हमें गिरती हुई नज़र आई है। और एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की बात करें तो वो भी हमें गिरता हुआ दिखा है। 29,508 करोड़ था, 8 करोड़ है इस बार का मई का महीना में 6 ट्रेडिंग सेशन में, और वही अप्रैल में 33,000 करोड़ के ऊपर था। तो ये गिरावट हो सकता है बीएससी के अर्निंग्स को उस तेज़ी से ग्रो ना कर पाए जिस तेज़ी की एक्सपेक्टेशन लोगों को था। बट अभी मई का महीना कंप्लीट होने में काफ़ी दिन का टाइम है, तो इस वजह से ये नंबर में आने वाले कल में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चेंजेस देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल हैरान मत होना। बट अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो नंबर्स उतने भी अट्रैक्टिव नहीं है मई के महीने के अप्रैल और मार्च के महीने के कंपैरिजन में। अगर आने वाले कल में अट्रैक्टिव हो जाए तो बीएससी आने वाले क्वार्टर्स में भी तोड़फोड़ अर्निंग्स दिखा सकती है। और तोड़फोड़ अर्निंग्स जो कंपनी लगातार दिखा रही है और आने वाले क्वार्टर में भी पोटेंशियल है कि दिखा सकती है, उसी वजह से एफआईज और डीआईएस की कन्विक्शन इस कंपनी में काफ़ी अच्छी दिख रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर यानी कि Q3 में भी स्टेक्स एफआईज ने इंक्रीज़ किया था और डीआईएस ने भी इंक्रीज़ किया था। और Q4 में भी देखोगे तो एफआईज ने अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ कर लिया है और डीआईएस ने भी अपनी स्टेक्स इंक्रीज़ कर लिया है। और अगर हम एफआईज के इससे पहले वाले क्वार्टर की बात करें यानी कि Q2 की, तो वहाँ पर अपने स्टेक्स रिड्यूस किए थे क्योंकि एक्सपायरीज के डेज़ को सेबी ने चेंज कर दिया था। एनएससी का जो एक्सपायरी दिन था वो बीएससी को दे दिया और बीएससी के एक्सपायरी डे एनएससी को दे दिया। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड थी कि इनके जो टर्नओवर्स हैं उसमें गिरावट दिख सकती है बीएससी के, बट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मार्केट शेयर में भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, इनफैक्ट मार्केट शेयर गिरा नहीं, ऊपर से बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से नंबर ख़राब नहीं और भी अच्छे होने लगे बीएससी के, और इसी वजह से जो एफआईज डर की वजह से बेच दी थी वो वापस से इस कंपनी में अपनी पोजीशंस को और स्ट्रॉन्ग करती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कंपनी है एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में दोस्तों एलआईसी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।